Today our lecture topic is gait analysis of the above knee amputee. कौन सी ऐसी गेट पैथोलॉजीज हो सकती हैं जो above knee amputee फेस कर सकता है। सेकंड स्लाइड इज़ अबाउट कंटेंट्स। कौन कौन सी गेट होंगी इसमें सबसे पहले एक वीडियो लिंक मैंने दिया हुआ है जिसमें सारी गेट जो मोस्ट कॉमन गेट्स हैं उनकी वीडियोस हैं। उसके बाद फिर हम डिस्कस करेंगे एबडक्टेड गेट, देन लेटरल ट्रंक बेंडिंग, circumduction, swing face whip, rotation of the foot on the heel strike, uneven heel rise, terminal swing impact, foot slap, uneven length of the steps, lumbar lordosis, then vaulting. Here is the link where you can see all the main gait deviations that the above knee amputee can face. सबसे पहले गेट जो हम डिस्कस करेंगे वो है एबडक्टेड गेट। हमें पता है कि नॉर्मल बेस कितनी होती है जब वॉक करते हैं। ड्यूरिंग नॉर्मल गेट कितनी बेस होती है दोनों पाँव के दरमियान, अगर हम हील से मेजर करते हैं 2 to 4 इंचज़, और अगर 2 to 4 इंचज़ से ज़्यादा है तो वो एबनॉर्मल बेस कहलाएगी। अब यहाँ हमने पढ़ना है एबडक्टेड गेट। तो एबडक्टेड गेट में जब लेग जो है वो एबडक्शन में जाएगी आइदर फ्रॉम वन साइड और फ्रॉम बोथ साइड्स, और साथ हमें नज़र आएगा कि लेटरल ट्रंक बेंडिंग भी हो रही है। बिकॉज एबडक्टेड गेट हो रही है तो कहीं ना कहीं इम्बैलेंस हो रहा है जिसकी वजह से उसको लेटरल साइड पर बेंडिंग करनी पड़ी। कब ऑब्ज़र्व करेंगे? ऑब्वियसली जब दोनों पाँव ज़मीन से लग रहे होंगे। हाउ टू ऑब्ज़र्व एबडक्टेड गेट को कैसे देखेंगे? जाहिर है क्योंकि हमने हील को फोकस करना है कि दोनों पाँव की जो हील है उसकी जो बेस है वो ज़्यादा हो रही है, तो हमें ये फ्रॉम बिहाइंड द पेशेंट ही नज़र आएगी। व्हाट कैन बी द कॉजेज़ ऑफ दिस एबडक्टेड गेट? सबसे पहला कॉज है कि पेन और डिस्कम्फर्ट। क्रॉच एरिया कौन सा होता है? इनर थाई वाला। ठीक है, इसमें ग्रोइन एरिया भी आ सकता है। इन क्रॉच एरिया में क्यों हो सकता है? या तो कोई स्किन इन्फेक्शन है या मांस इकट्ठा हो रहा है जिसको एडक्टर रोल कहते हैं। प्रेशर फ्रॉम ब्रिम और मीडियल सॉकेट वॉल, जो सॉकेट है उसकी जो इनर साइड है, मीडियल वॉल जो है वो डिफ़ॉल्ट सही नहीं बनी है। Amputee abduct his prosthesis to avoid the pain, thus medial brim move away from the painful area. That's why वो abduction कर रहा है ताकि जो medial wall है socket की वो उसकी skin के साथ touch ना हो, either from skin irritation, infection or any other reason. Second is contracted abductors of the stump area. Stump का जो एरिया है वहाँ पर जो एबडक्टर्स हैं वो उस पर कॉन्ट्रैक्चर बना हुआ है, इसलिए वो एडक्शन में जा नहीं रहा, इसलिए वो एबडक्टेड गेट ही फॉलो कर रहा है। अदर रीजंस हैं कि अगर एक प्रोस्थेसिस यानी कि दोनों जिसकी नॉर्मल लेग है और प्रोस्थेसिस की जो लेंथ है वो डिफरेंट है, जो प्रोस्थेसिस वाली लेग है वो लंबी बन गई है तो फिर वो एबडक्शन करता हुआ आगे चलेगा। अगर स्मॉल है टू लॉन्ग है तब भी ऐसा होगा, अगर स्मॉल है तो फिर वो लेटरल ट्रंक बेंडिंग ज़्यादा प्रोमिनेंट होगी। अगली बात है वेल्गस पोजीशन ऑफ द शैंक। अब जो सॉकेट और फुट के दरमियान वाला पार्ट जो होता है वो शैंक होता है, तो अगर उसकी पोजीशन वेल्गस में बनाई गई है, डिफ़ॉल्ट पोजीशन बनाई गई है प्रोसेसेस बनाते हुए, तब भी ये प्रॉब्लम आ सकती है कि वो एबडक्टेड गेट करता हुआ चलता है। अगला है जो हिप जॉइंट हमने लगाया है, मैकेनिकल हिप जॉइंट, आर्टिफिशियल हिप जॉइंट जो हमने जो साथ लगाया है उसका अपना हिप जॉइंट मौजूद है बिकॉज इट इज़ अबव नी एम्पूटी, तो इसमें अब उसका अपना मौजूद है, लेकिन साइड पर मूवमेंट के लिए जो है वो हिप जॉइंट भी लगाया गया साइड पर। तो अगर उसी को ही हमने एबडक्शन में जो है वो लॉक किया हुआ है तो फिर वो क्योंकि लॉक है वो अपनी टांग एडक्शन में नहीं लेके जा सकता, तो वो एबडक्टेड गेट करता हुआ ही चलेगा। लास्ट है फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी। वो इनसिक्योर अगर तो क्योंकि जब बच्चा होता है वो भी टांगे खोल के चलता है क्योंकि वो इनसिक्योर होता है, अभी उसने गेट स्टार्ट की होती है, तो इसमें भी क्योंकि न्यू प्रोसेसेस का एक्सपीरियंस होता है उससे, इसलिए वो इनसिक्योरिटी की वजह से एबडक्टेड गेट करता हुआ चल सकता है। अदर रीजंस आर इनसफिशिएंट लेटरल फीमोरल सपोर्ट, फीमर से सपोर्ट नहीं आ रही है, और मीडियल शेल्फ इज़ टू हाई, वही सॉकेट वाली बात है कि मीडियल वॉल ऑफ द सॉकेट जो है वो या तो हाई बन गई है और वो पिंच कर रही है।
एक्सेसिव सस्पेंशन और इनकरेक्ट लोकेशन ऑफ द सेलेसियन बैंड। एक्सेसिव सस्पेंशन क्या होती है? अगर तो टोटल कॉन्टैक्ट है प्रोसेसेस से सॉकेट तो ज़रूरत नहीं पड़ती है किसी बेल्ट वगैरह की, और बेल्ट को ही सस्पेंशन कहते हैं, कोई एडिशनल सपोर्ट देना सस्पेंशन होता है। और अगर टोटल कॉन्टैक्ट नहीं है और पेशेंट इनसिक्योर फील करता है चलता हुआ, तो उसको किसी बेल्ट की ज़रूरत है ताकि उसको सहारा मिले। या फिर पेरिनियल एरिया में कोई पेन है, उसी तरह ही ग्रोइन एरिया में या कोई पिंच करती है मीडियल वॉल सॉकेट जो भी है, वो वाली रीज़न हो सकती है। और ये लास्ट रीज़न है बैड गेट हैबिट। अगर उसको ऐसे चलने की हैबिट ही होगी हुई है तो फिर वो ऐसे ही चलेगा। नेक्स्ट इज लेटरल ट्रंक बेंडिंग। Description: during the stance phase of the prosthetic side, trunk bend towards the amputated side. This movement shifts the center of gravity towards his prosthesis. वो अपने आप को स्टेबल करने के लिए लेटरल ट्रंक बेंडिंग कर रहा है, और प्रोस्थेटिक वाली साइड पे देखा जा रहा है कि उसका जो ट्रंक है, अपर पोर्शन, अपर लिम्ब, वो बेंड कर रहा है। इसको हम कब ऑब्जर्व कर सकते हैं? आफ्टर हील स्ट्राइक टू मिड स्टांस फेस, यानी कि हील स्ट्राइक, फुट फ्लैट और मिड स्टांस से पहले पहले तक हम इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं लेटरल ट्रंक बेंडिंग। एंड दिस इज ऑल्सो कैन ऑब्जर्व फ्रॉम बिहाइंड द पेशेंट। What can be the causes? Like we discussed in the previous gait, abducted gait, insufficient support by the lateral wall of the socket, alignment, faulty alignment, hip abductor weakness, pain on the lateral distal aspect of the stump, short prosthesis, insufficient balance, bad gait habit, the hypersensitive stump. Let's discuss in detail. सबसे पहले abducted gait, ये जो इससे पहले हमने गेट पढ़ी एब्डक्टेड गेट में, उसमें हमने देखा है कि एब्डक्टेड गेट जब होती है तो वो लेटरल ट्रंक बेंडिंग करता हुआ जो है वो गेट अपनी स्टार्ट करता है। इनसफिशिएंट सपोर्ट बाय द लेटरल वॉल ऑफ द सॉकेट, हमने देखा था एब्डक्टेड गेट में जो है मीडियल वॉल ऑफ द सॉकेट का ज़्यादा मसला था। यहाँ पर जो है वो अगर लेटरल वॉल जो है सॉकेट की, उधर से अगर सपोर्ट उसको सही तरह नहीं मिल रही है, इफ़ द वॉल डजंट प्रोवाइड सफिशिएंट सपोर्ट टू ब्लॉक लेटरल मूवमेंट ऑफ द फीमर, the pelvis will tend to drop on the sound side when the process is in the stance phase. To check this tendency, the amputee shifts his center of gravity towards the prosthesis by bending the trunk. वो अपना सारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी को मेंटेन करने के लिए, ताकि वो गिर ना जाए, अपना बैलेंस सिक्योर करने के लिए लेटरल ट्रंक बेंडिंग करेगा। अदर इज़ फॉल्टी अलाइनमेंट। अगर अलाइनमेंट ही जो इनिशियल अलाइनमेंट थी और जो या फिर बनाने के बाद जब फाइनल जो अलाइनमेंट चेक की जाती है लेज़र के थ्रू, वो ही फॉल्टी है, बाद में पता लगेगा ये रीज़न क्यों ऐसा हो रहा है। तो अगर अलाइनमेंट ही ठीक नहीं थी, देन दिस अलाइनमेंट फॉल्ट एब्डक्टेड सॉकेट reduces the effectiveness of the hip abductors in stabilizing the pelvis, and pelvis tend to drop on the sound side. This tendency is counteracted by the lateral trunk bending. That's why, क्योंकि सॉकेट जो बना है वही एब्डक्टेड सॉकेट बना है, एब्डक्शन में जा रहा है, जाहिर है जहाँ सॉकेट जाएगा वहीं पर लग जाएगी और वही गेट उसको मजबूरन चलनी पड़ेगी। क्या है कि अगर हिप एब्डक्टर्स जो हैं वो वीक हैं, हिप एब्डक्टर्स वीक हैं, इसका मतलब पेशेंट विद द वीक हिप एब्डक्टर्स टेंड टू ड्रॉप ऑन द साउंड साइड एंड टू कॉन्ट्रैक्ट दिस पेशेंट डू लेटरल ट्रंक बेंडिंग। उसको कंपनसेट करने के लिए हिप एब्डक्टर्स, जहाँ पे वीक एब्डक्टर्स हैं उसको कंपनसेट करने के लिए वो लेटरल ट्रंक बेंडिंग करेगा। अगला है पेन ऑन द लेटरल डिस्टल एस्पेक्ट ऑफ द स्टम्प। जो स्टम्प है, जो उसका रिमेनिंग अब पार्ट रह गया है, लिम्ब रह गया है, स्टम्प जिसको कहते हैं, उसका जो डिस्टल पोर्शन है स्टम्प का, और अगर हम उसको लेटरल साइड से देखें तो वहाँ पर पेन हो रही है उसको, तो इसलिए वो बेंड कर रहा है ताकि उस एरिया पे जो सॉकेट का एंड है वो स्टम्प के साथ टच ना हो। द एम्पुटी रिलीव्स द प्रेशर ऑन द लेटरल डिस्टल एस्पेक्ट ऑफ द स्टम्प बाय बेंडिंग एंड शिफ्टिंग हिज सेंटर ऑफ ग्रेविटी टुवर्ड्स हिज प्रोस्थेटिक साइड बाय द लेटरल ट्रंक बेंडिंग। अदर रीजंस में आता है, अगर प्रोस्थेसिस शॉर्ट है, जाहिर है तो फिर वो बेंड करेगा उस साइड पर। इनसफिशिएंट बैलेंस है तो एब्डक्टेड गेट आ जाएगी, और एब्डक्टेड गेट जब होती है तो फिर लेटरल ट्रंक बेंडिंग भी होती है। अदर रीज़न इज़
बैड गेट हैबिट, अगर उसको हैबिट हो चुकी है ऐसे चलने की तो फिर वो ऐसे ही चलेगा। या फिर उसकी जो स्किन है स्टम्प की वो बहुत सेंसिटिव है, इसीलिए उस पर वो प्रेशर नहीं डालना चाहता और वो लेटर ट्रंक बेंडिंग के ज़रिए से गेट को अपनी कंटिन्यू रखता है। नेक्स्ट इज सर्कमडक्शन। जो प्रोस्थेटिक लेग है उसको सर्कमडक्ट करता हुआ स्टेप लेगा। डिस्क्रिप्शन, एज इट स्विंग्स थ्रू द प्रोसेस फॉलोज अ लेजरली कर्व पार्ट। जब प्रोस्थेटिक लेग जो है उसकी जो साउंड लेग है उसको जब स्विंग करता हुआ आगे जाएगा तो वो देखा जाएगा कि वो लेटरल कर्व बनाता हुआ आगे जा रहा है, जिसको हम सर्कमडक्शन कहते हैं। व्हेन टू ऑब्जर्व थ्रू आउट स्विंग फेस and how to observe, obviously from behind the patient. Causes can be too long prosthesis, fear, any insecurity, faulty alignment, suspension is not adequate, socket is small, the prosthetic foot in plantar flexion, abductor contracture, hip flexors are not sufficient, weak quadriceps muscles, there is a pain in perineal area, and if a patient has a bad gait habit. Now in detail, too long prosthesis. It forces the amputee to swing it out to the side to clear the ground. अगर प्रोस्थेटिक लेग जो है वो लॉन्ग है तो वो जाहिर है कि वो सर्कमडक्ट करता हुआ आगे लेके जाएगा। अगर उसको इनसिक्योरिटी है, ड्यू टू दिस पेशेंट यूजेस लिटिल और नो नी फ्लेक्शन, वो नी को बेंड नहीं कर रहा, और जब नी को बेंड नहीं कर रहा तो फिर उसको सर्कमडक्ट करते हुए ही आगे लेके जाना पड़ेगा स्टेप। अलाइनमेंट ठीक नहीं है, एक्सेसिव फ्रिक्शन है, या मैनुअल नी लॉक है, नी लॉक जो लगा है उसको खुद से हाथ से खोलना पड़ता है और बंद करना पड़ता है। तो अगर वो टाइट हो गया है या उसमें फ्रिक्शन पैदा हो गई है, जॉइंट ख़राब हो गया, और इसमें अगर टाइट एक्सटेंशन एड लगा हुआ है, जो एक्सटेंशन में उसको रख रहा है, तो वो फ्लेक्शन करने में उसको मुश्किल होगी, इसलिए वो बेंड नहीं करेगा और सर्कमडक्ट करता हुआ आगे चलेगा। और इनएडिक्वेट सस्पेंशन, जो सस्पेंशन और बेल्ट वगैरह लगाई गई है वो भी अच्छी नहीं है, उसको ख़तरा है कि ये स्लिप हो सकती है, या फिर जो है वो टोटल कॉन्टैक्ट सॉकेट नहीं था तो पिस्टन एक्शन जो है वो बार बार उसमें हवा भर रही है, जिसको पिस्टन एक्शन कहते हैं। अदर कॉजेज़ हैं, अगर सॉकेट स्मॉल है तो इफेक्टिव वेलोसिटी इज़ अबव द इशियल सीट, उसको अच्छी तरह जब कवर नहीं करेगा सॉकेट, क्योंकि अबव नी है, पेशेंट को इनसिक्योरिटी भी है, और इसका डिसएडवांटेज ये होता है कि सॉकेट जो है वो फिसल सकता है, उस चलते हुए वो गिर सकता है पेशेंट। तो सॉकेट अगर स्मॉल बनाया गया है तो उसको ख़तरा होगा कि अगर मैं टांग उठाऊँगा ज़्यादा देर तक या नी फ्लेक्शन करूँगा तो कहीं ये सॉकेट गिर ना जाए, सॉकेट उतर ना जाए। बेशक बेल्ट है, सस्पेंशन है, लेकिन फिर भी उसको फियर होता है क्योंकि उसका सॉकेट स्मॉल बना हुआ है, तो ये भी एक रीज़न हो सकता है। आगे है प्रोस्थेटिक फुट सेट इन प्लांटर फ्लेक्शन, और अगर प्लांटर फ्लेक्शन में फुट है तो ऑब्वियसली वो लंबी नज़र आएगी दूसरी टांग से, और वो टो ड्रैगिंग को से बचने के लिए जो है वो सर्कमडक्ट करेगा। उसके बाद है, अगर उसका एबडक्शन में कंट्रैक्चर बना हुआ है, एबडक्शन में ही लग गया उसकी, और तो फिर भी सर्कमडक्शन शो होगी। हिप फ्लेक्शन जो है वो भी इनसफिशेंट है, हिप फ्लेक्शन की वजह से वो नी की फ्लेक्शन भी जो है मुश्किल होगी। उसके बाद है बी क्वाड्रिसेप्स मसल्स। क्वाड्रिसेप्स जो थाई मसल्स हैं वो भी वीक हैं, जिसकी वजह से वो जो है वो लेटरल ट्रंक बेंडिंग की कर रहा है, फॉरवर्ड लेग जो है वो सीधी तरह से नॉर्मल लेके नहीं जा रहा। और पेन इन पेरिनियल एरिया, जो पेरिनियल एरिया है इसमें पेन है, तब भी वो एब्डक्टेड भी करता हुआ, लेटरल ट्रंक बेंडिंग करता हुआ और सर्कमडक्ट भी करेगा। या फिर बैड गेट हैबिट। हियर इज़ अ पिक्चर, जो भी हमने पढ़ा है उसमें ये क्लियर लिखा हुआ है कि प्रोसेसिस में क्या फ़ॉल्ट हो सकते हैं और पेशेंट की वजह से क्या हो सकता है। दोनों डिपेंड करते हैं, इधर प्रोसेसिस सही नहीं बनी, या पेशेंट की अपनी गलती है, या पेशेंट के अपने मसल और टिश्यूज़ या सपोर्टिंग स्ट्रक्चर जो है वो सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। प्रोसेसिस में आ गया, प्रोसेसिस टू लॉन्ग, एक्सेसिव प्लांटर फ्लेक्शन, insufficient suspension, incorrect socket fitting, excessive suspension or incorrect location of the belt, insufficient abduction of the socket, medial shelf is too high, anterior displacement of the socket, excessive friction in the knee axis,
एक्सेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द एक्सटेंशन एड, जिसकी वजह से वो लेग एक्सटेंशन में ही रख रहा है। और पेशेंट की तरफ से क्या हो सकता है, इफ़ पेशेंट हैव एबडक्टर्स कंट्रैक्चर, देयर इज इनसफिशिएंट हिप फ्लेक्शन, his quadriceps muscles are weak, he has a fear of falling on the ground, and he has a pain in the perineal area, and if he has a bad gait habit. Swing face ribs either on the medial side or lateral side. इसका क्या मतलब है, मीडियल विप का मतलब है जब स्टांस फेस का फेज आता है टोफ, तो हील देखेंगे तो हील ऐसा लगेगा ये मीडियली मूव ज़्यादा कर रही है। एट टॉप द हील मूव्स मीडियली, देन इट विल बी कॉल्ड दैट देयर इज़ अ मीडियल विप। और अगर एट टॉप द हील मूव्स लेटरली तो फिर इसको लेटरल विप कहेंगे। इसको हम टॉप पे भी ऑब्ज़र्व कर सकते हैं और जस्ट आफ्टर द टॉप भी जो है वो ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, और ये फ्रॉम बिहाइंड द पेशेंट हमें क्लियर नज़र आएगा। इसके कॉजेज़ हो सकते हैं, इफ़ मसल्स आर वीक, सॉकेट इज़ टाइट, फॉल्टी अलाइनमेंट और फॉल्टी कंस्ट्रक्शन, improper alignment of the knee bolt। मसल्स कौन से वीक होंगे, मसल्स विद वीक लूज मसल इन विच द टिश्यू रोटेट फ्रीली अराउंड द फीमर, थाई मसल्स जो होंगे। उसके बाद है टाइट, सॉकेट इज टाइट, देन टाइट और insufficient contour to accommodate the muscles, contracting muscles put pressure on the muscle belly that causes the processes to rotate around its long axis। और faulty construction of the prosthetic foot, when toe break not set at the right angle to the line of progression, अगर जो toe break set लगा हुआ है prosthetic foot में वो ही सही नहीं बना, और जिसकी वजह से हील जो है वो आइदर मीडियल साइड या लेटरल साइड जा सकती है। और अलाइनमेंट ठीक नहीं है, जो नी बोल्ट लगाया गया, इमेज में भी दिखाया गया ये नी बोल्ट क्या है। अगर नी बोल्ट जो है उसकी इम्प्रॉपर अलाइनमेंट है, वो ही सही जगह नहीं लगाया गया, तो फिर भी जो है वो पिस्टन एक्शन शो कर सकता है, और अदर मीडियल वीप, लेटरल वीप, यानी कि सारा इफेक्ट जो है वो उसकी गेट पर आएगा। हालांकि ये ऊपर है, लेकिन फुट जो है उसकी जो हील है उसको मीडियल या लेटरल साइड पे या तो कंपनसेट करने के लिए किसी चीज़ को या पेन हो रही है इसकी वजह से जो भी है उसकी, क्योंकि अगर सॉकेट ठीक नहीं है तो लेग जो है वो इधर उधर तो मूव करेगी।